हेलो। नमस्कार साथियों। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सुबह की 11 बजे वाली कक्षा में हमने ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनके बारे में चर्चा की है ना? कुछ रह गए हैं वो अपन कल कक्षा में कर लेंगे, काम पूरा करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोर्स जो है आपका पूरा होगा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है? तो उसके ऊपर ये हमारी एमसीक्यूज की क्लास है। कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो थोड़े से घुमा के पूछे जा सकते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि एक ही सवाल के अंदर 2-3 क्वेश्चन बन जाएं, इस तरह का बना के दिया है। तो ज़रा बताइए ज़रा। और जो विद्यार्थी नए हैं, जो क्लास के अंदर एनरोल नहीं है और जो अभी ये चैनल देख वीडियो देख रहे हैं, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट हो सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं है कि क्लास के स्टूडेंट ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हमारी आज की कक्षा। चलिए, कालीबंगा सभ्यता स्थल का ज्ञान, है ना? स्थल का ज्ञान सर्वप्रथम किसे हुआ था? अब यहाँ पे सोचने वाली बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कालीबंगा सभ्यता स्थल का ज्ञान किसे हुआ था, किसको पता लगा था कुल मिला के कि यहाँ पे खोजा जाएगा तो कुछ मिल जाएगा। उत्खननकर्ता की बात नहीं चल रही है, खोजकर्ता की बात नहीं चल रही है ना? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अमलानंद घोष है क्या? बीबी लाल है? बीके थापर है? या एलपी टेसीटोरी या टेसीटोरी है? कौन है इसमें? जी बिल्कुल, आपने गलत उत्तर दिया है। अमलानंद घोष ने इसको खोजा था 1951-52 के अंदर। और आज़ादी के बाद में ये खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल था। पुरातात्विक स्थल, हाँ? खोजने का श्रेय किसे जाता है? खोजने का श्रेय अमलानंद घोष को जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही इसका उत्खनन किया था। लेकिन सबसे पहले इसका जो पता लगा था, जिसके बारे में चर्चा की थी कुल मिला के कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, वो एलपी टेसीटोरी थे। हालांकि उसके बाद में फिर कुछ हुआ नहीं, लेकिन चर्चा जो की थी उन्होंने ही की थी, एलपी टेसीटोरी ने। ठीक है? और उसके बाद के अंदर फिर और भी लोग जुड़े उसमें से। तो ये ध्यान रखिएगा, खोज करता तो ठीक है अमलानंद घोष हैं, ये सवाल कई बार पूछा भी गया है, लेकिन इसको पता लगाने वाले, जानने वाले जो थे वो एलपी टेसीटोरी थे। ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा मतलब निम्न में से कौन से पुरातत्ववेत्ता, निम्न में से कौन से पुरातत्ववेत्ता ऐसे हैं जो कालीबंगा सभ्यता स्थल से संबंधित नहीं है? अमरानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर, एच डी सांकलिया। बताइए जरा। इस तरह के सवाल आते हैं, आपसे पूछे भी जा सकते हैं। मैंने कहा मैंने एक सवाल के अंदर कई सवाल बनाए हैं। देखिए, अभी मैंने पहले बताया अमरानंद घोष जी ने इसकी सबसे पहले जो उत्खनन करता थे अमरानंद घोष जी थे, है ना? उसके बाद में वीके लाल ने की, और फिर एच के थापर, और फिर वीएन मिश्र भी इससे जुड़ गए थे। 4 जने इससे जुड़े हुए हैं, बात को ध्यान में रखिए। वीएन मिश्र, वीएन मिश्र को छोड़ देते हैं अभी। अभी जो हमारे पास में इसमें है उसी पे ध्यान लगा देते हैं। वीएन मिश्र इससे नहीं थे जुड़े हुए। चलिए, तो इससे अमलानंद घोष जी भी जुड़े हुए हैं, बीबी लाल भी जुड़े हुए हैं, बीके थापर भी जुड़े हुए हैं, एच डी सांकलिया इससे जुड़े हुए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? इन तीनों का नाम याद कर लीजिएगा, मैंने क्लास में बताया भी था। कालीबंगा घोल पे, कालीबंगा पे घोल थाप के, घोल थाप के। घोल मतलब घोष, एल मतलब लाल, है ना?
और थाप से थापर। ये 3 व्यक्ति जो हैं कालीबंगा सभ्यता स्थल से जुड़े हुए हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता तो काट दीजिए, उपयुक्त में से किस काल से संबंधित है? निम्न में से किस काल से संबंधित है? हड़प्पा काल से, पूर्व हड़प्पा काल से, उत्तर हड़प्पा काल से? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब अपन ने ऐतिहासिक क्रम के बारे में बात की तब इन चीजों को बार बार डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं कौन से काल के मिले हैं? हड़प्पा काल के मिले हैं, पूर्व हड़प्पा काल के मिले हैं, ये उत्तर हड़प्पा काल के मिले हैं? उत्तर हड़प्पा काल के मिले हैं क्या? उत्तर हड़प्पा काल के बिल्कुल नहीं मिले हैं। तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब बचे कौन से? 1 और 2 और केवल 2। तो हड़प्पा काल और पूर्व हड़प्पा काल 2 स्तर यहाँ पे मिले हैं। जो खुदाई हुई है उसमें 5 टीले मैंने आपको बताया था, 5 स्तर इसमें खोजे गए हैं, है ना। तो ये वाले हैं नीचे के 2, ये तो पूर्व हड़प्पा काल के हैं, और ये जो है ऊपर के 3, ये जो है वो हड़प्पा काल के हैं। ठीक है साथियों, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? बिल्कुल आंसर ए, 1 और 2। चलिए, निम्न में से कौन से साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। देखिए, जुते हुए खेत के प्रमाण तो मिले ही हैं, है ना। वो तो लगभग लगभग हर विद्यार्थी जानता है, और ये भी जानता है कि एक ही खेत के अंदर एक साथ 2 फसलों को जोतने के प्रमाण भी एकमात्र यहीं से मिले हैं, प्राचीनतम प्रमाण। और वो 2 फसलें कौन सी हैं? संभवतः वो गेहूं और जौ के रूप में उसकी पहचान की गई है। ये तो सब जानते हैं, इसलिए अपन ने इसको ऑप्शन में रखा ही नहीं। अब बात यह है कि मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज के प्रमाण क्या यहाँ प्राप्त हुए हैं? लकड़ी के नाली के प्रमाण क्या यहाँ पे मिले हैं? बेलनाकार तंदूर के क्या यहाँ प्रमाण मिले हैं? या छेद की हुई तांबे की सुई यहाँ से प्राप्त की है? तो कौन सा प्राप्त नहीं हुआ है ये हमें बताना है और सही उत्तर पे टिक करना है। देखिए, मस्तिष्क शोध बीमारी का इलाज का प्रमाण बिल्कुल मिला है, मैंने क्लास में बताया था। एक बच्चा है, उसकी खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, है ना। कंकाल मिला बेचारे का, उसमें 6 छेद मिले हैं। तो उससे आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, इससे क्या है, इसके दिमाग में कोई ट्यूमर वगैरह कुछ हो गया होगा, उसका इलाज जरूर किया होगा। क्योंकि एक छेद होता तो उससे कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता था कि ठीक है वो मर गया होगा, सर पे कुछ लग गया होगा या कुछ भी हो गया होगा उसके दिमाग में। लेकिन 6 छेद का मतलब है, देखो एक साथ 6 छेद तो किए नहीं होंगे, 1 बाय 1 करके किए होंगे, यानी कि उसकी सर्जरी की गई होगी, कोई ट्यूमर या कुछ भी कोई बीमारी हुई होगी उसके दिमाग के अंदर, उसका इलाज कुछ ऑपरेशन वगैरह से किया हुआ हो। ठीक है, तो ये प्रमाण यहाँ से मिलते हैं बिल्कुल। लकड़ी के नाली के प्रमाण ये भी यहाँ से मिलते हैं, ये भी एकमात्र ऐसे प्रमाण है लकड़ी के नाली के प्राचीनतम प्रमाण जो यहाँ से मिले हैं। बेलनाकार तंदूर, इसके भी प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और ये चीज़ तो हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर आज भी वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो इस चीज़ को आज भी काम में लेते हैं। तो ये भी मिले हैं, ये भी मिले हैं। क्या नहीं मिला है? छेद की हुई तांबे की सुई नहीं मिली है। ये कहाँ से मिली है? ये कहाँ से मिली है? ये बागौर सभ्यता से मिली है ना। ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया था क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो वो स्थल है पूरा का पूरा वो पाषाण कालीन स्थल है। मुख्यतः यहाँ से पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, और पाषाण उपकरण यानी पत्थर के उपकरण जो सभ्यता थी वहाँ पे यायावर जाती थी, मतलब मनुष्य जो आदिम अपने काल में वहाँ पे जीता था, और ऐसी जगह के ऊपर एक तांबे की सुई इसमें छेद लगा हुआ हो, वो थोड़ा सा आश्चर्य पैदा करती है, कौतूहल पैदा करती है। क्योंकि इस तरह की तांबे की सुई बनाने के लिए थोड़ी बहुत तो आपको केमिस्ट्री, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग तो बिल्कुल आना ज़रूरी है, और वो पाषाण काल के अंदर संभव तो नहीं लगता है एक बार। तो ये जो है ये प्राप्ति यहाँ से नहीं हुई है। ठीक है बच्चा पार्टी, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ो। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से कालीबंगा की समानता की जाती है? स्थल से रिपीट हो गया। कालीबंगा की समानता की जाती है रोपड़ से, कोटदीजी से, लोथल से, या राखीगढ़ी से। मैंने आपको बताया था कि इस कालीबंगा के अंदर जिस तरह की
हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसी तरह के अवशेष हमें एक स्थल से और प्राप्त हुए हैं और उसका नाम है कोटदीजी। ये अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, नया फैक्ट है या कम जाना हुआ फैक्ट है, ऐसे मान लीजिए, है ना। याद रखिएगा, निम्न में से कौन से पुरातत्वविद आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं? एक के अंदर ही मैंने बहुत सारे डाल दिए हैं। देखो, अक्षय कीर्ति व्यास के संबंधित हैं, या रतन चंद्र अग्रवाल संबंधित हैं, या एच.डी. सांकलिया संबंधित हैं, या फिर ये तीनों ही संबंधित हैं? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ से तीनों ही, इसकी खोज जो की थी वो अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी, है ना, और उसके बाद के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया भी इससे जुड़ गए थे। ठीक है साथियों, देखिए सवाल जो है वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। आपको जो मोटी मोटी जो चीजें हैं वो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा गहराई की बात है, देखो कुछ ऐसा सवाल तो आगे अगर जो बहुत ज्यादा कठिन है, जो किसी से नहीं बन रहे, तो जो आपसे जो किसी से नहीं बन रहे वो आपसे भी नहीं बनेंगे, तो उसका कोई कट ऑफ में फर्क पड़ता भी नहीं है ना। तो जो चीज सबके लिए, जो क्वेश्चन सब आसान तरीके से सॉल्व कर देते हैं, वो तो आपका सही होना ही होना चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम में यहीं पीछे रह जाओगे। चलो आगे बढ़े। अब बारी है आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता से कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं? कौन से साक्ष्य, यानी कि वहां जो खुदाई की गई है वहां पे कौन सी चीजें मिलती हैं? क्या आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ दफनाते थे? पुनर्जन्म से संबंधित ये कथन है। रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने के प्रमाण क्या वहां मिलते हैं? एक घर में एक साथ 6 चूल्हे होने के प्रमाण मिलते हैं, या फिर ये उपयुक्त सभी हैं? आपको सही उत्तर बताना है। अब इसके बारे में चर्चा की थी तो हमने बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए थे, आहड़ सभ्यता, आयड़ सभ्यता, ताम्रवती। देखो मैंने बताया था आपको, ये जो लोग थे अपने मृतकों के साथ में गहनों और आभूषणों को दफनाते थे, जिससे कि पुनर्जन्म के बारे में पता लगता है। और रंगाई छपाई के व्यवसाय के उन्नत प्रमाण होने के भी मिलते हैं। मैंने वहाँ पे कहा था इनको केमिकली नॉलेज काफ़ी अच्छी थी, केमिस्ट्री की नॉलेज अच्छी थी, तभी रंगाई छपाई कर सकते थे। यहाँ पे क्या ठप्पे लगे हुए मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो मोहरें, ठप्पे लगे हुए मोहरें काय में काम आएंगी? कपड़ों के ऊपर ठप्पा लगा करके रंगाई छपाई करने में, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, ऐसी तरह से होती है। और सामुदायिक प्रणाली की भी यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। एक घर के अंदर एक से ज़्यादा चूल्हे मिले और एक घर के अंदर तो 6 चूल्हे होने के साथ प्रमाण मिले हैं। उससे पता लगता है कि सामुदायिक तरीके से रहते थे। सामुदायिक का मतलब एक साथ रहा करते थे, बड़ा परिवार हुआ करता था, है ना। अब ये हो सकता है कि 6 चूल्हे इसलिए आपके साथ सामुदायिक, एक ही चूल्हा होना चाहिए, हो सकता है भाई परिवार जो है वो बहुत बड़ा हो, तो एक साथ अगर सबका खाना बनेगा एक ही चूल्हे के ऊपर तो टाइम कितना कंज्यूम हो जाएगा, तो इसलिए क्या अलग अलग हो सकता है चूल्हे बनाए हुए होंगे। और वैसे इसके अलावा इसको अगर कुछ और बात छोड़ भी दें तो भी हमें वहाँ पे सामुदायिक रूप से निवास करने के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए, कौन सी विशेषता निम्न में से आहड़ वासियों की नहीं है? आहड़ वासियों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? आहड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे। आहड़वासी तांबे और धातु का काम जानते थे, इसका मतलब ये है। वे काले और लाल रंग के मृद पात्रों का उपयोग करते थे। कौन सी विशेषता इनमें से आहड़वासियों की है? तो सही कूट का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्लास में हमने समझाया था कि आहड़वासियों की विशेषता, दो विशेषताएं जानी जाती हैं। पहली तो यही है कि आहड़वासी धातुकर्मी थे, और दूसरी वो RBG, रेड ब्लैक, RBW, रेड ब्लैक वियर का उपयोग करते थे, यानी काले लाल काले मृद पात्रों का, मृद भांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो दोनों ही विशेषताएं ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सॉरी, एक और दो दोनों। प्रश्न हमने क्या पूछा है, देखो ये थोड़ा घुमा दिया यहाँ से कि आहड़वासियों की विशेषता
नहीं है। तो ये विशेषता भी है और ये विशेषता भी है, दोनों विशेषता हैं। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं मतलब प्रश्न किस तरह से पूछा? नहीं, नेगेटिव सेंस से पूछा गया, जबकि विशेषताएं दोनों ही है ना। तो ऐसी कौन सी विशेषता नहीं है जो इनमें लिखी हुई नहीं है? कोई सी भी नहीं है साहब, दोनों विशेषताएं हैं उनकी। तो आंसर हो जाएगा डी। नहीं से नहीं कैंसिल, ऐसा मान लो आप तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। एक और नेक्स्ट सवाल। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में है कि प्रोफेसर ग्रेगरी पॉशल के निर्देशन में किस स्थल का उत्खनन किया गया था? ग्रेगरी पॉशल, अब साहब अब्रॉड से आए थे लोग उत्खनन करने, विदेशी लोग, थोड़ा फेमस हो गया वो, है ना। तो किससे संबंधित है? गिलुंड से, आहड़ से, कालीबंगा से या गणेश्वर से? तो ऐसी जगह पे थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो आप। आहड़ में तो नहीं है, कालीबंगा में भी नहीं है, अमलानंद घोष वगैरह है, अक्षय कीर्ति व्यास है, गणेश्वर से भी नहीं है, तो बच गई गुलिंड। बाद के अंदर 1998 से लेकर के 2003 के बीच में दोबारा से इसका एक्सकेवेशन किया गया था, उत्खनन किया गया था। तो उसमें पेंसिल्वेनिया के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे ग्रेगरी पॉशल, वो भी आए थे इसके अंदर, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अभी दो स्टेटमेंट के सवाल दिए हुए हैं। मैंने आपको क्लास में जब अपनी दूसरी ही स्लाइड चल रही थी तब समझाया था आपको, उससे रिलेट करता है स्टेटमेंट का सवाल है। देखो इस तरह के फ्रेश क्वेश्चन है, आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। ऐसे तो आप क्या एमसीक्यूज करते रहो, वो लिया वो 7,000 5,000 10,000 की, वो जिंदगी में कभी किसी छात्र से पूरी नहीं होती है। वो क्वेश्चन आंसर बस लाने के रखी होती है, शुरू के 2-5 पेज थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी कोई पूरा नहीं कर पाता उसको, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। हम जो क्लास में चर्चा किए थे उससे संबंधित आपकी रिवीजन एक तरीके से प्रैक्टिस क्लास है ये। हालांकि कायदे से तो ये क्या है, आपको दी जानी चाहिए थी, आप ही इसको सॉल्व करके देते, फिर आपके मार्क्स डिसाइड होते। लेकिन कोई बात नहीं, अब इस तरह के एमसीक्यूज हैं, फ्रेश हैं, तो हमें लगा, स्टडी पिलर को लगा कि ये सबके लिए ये फ्री में अवेलेबल होना चाहिए, है ना। चाहे वो हमारे ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड विद्यार्थी हो चाहे नहीं हो, तो ये आप सभी के लिए है। बताइए जरा इसका आंसर। आहड़ आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग होता था। आहड़ में आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग होता था। दूसरा स्टेटमेंट है गिलुंड में आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग होता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना। केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों। मतलब ऐसा है कि आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग क्या दोनों स्थानों पे होता था क्या, या फिर दोनों में से एक पे ही होता था, या दोनों में ही नहीं होता था, ये बताना है आपको। तो जब अपनी क्लास चल रही थी तब मैंने आपको बताया था, आप भूल जाते होंगे। मैंने कहा था आहड़ के अंदर आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं होता है ना। वहां पे जो है वो सुखाई हुई है, धूप में सुखाई हुई। वहां पे तो धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग होता। आग में नहीं। ये थोड़ा थोड़ा का अंदर है, जब किताब पढ़ते हो तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखा करो। इस तरह का सवाल आ गया था एक बार एग्जाम, तो वहाँ कंफ्यूज हो गया सब, दोनों में पकाई हुई थी, लेकिन आग में पकाई हुई और धूप में पकाई, धूप में सुखाई हुई या पकाई हुई, इस शब्दों पे सवाल आ गया था। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था वो एक तरीके से, है ना। तो आहड़ के अंदर आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं होता, धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग होता है, जबकि गिलुंड के अंदर आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग होता था। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। आज की कक्षा के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन तो देखो हमारे बहुत सारे बन जाते हैं, तो मैंने सोचा इसमें क्यों ना उसको क्रिस्प कर दिया जाए, ज़्यादा कुछ ये नहीं, और अपना उसके अंदर थोड़ा सा एक क्लास शायद, जहाँ तक कि कल की क्लास के अंदर ये पूरा फिनिश हो जाएगा, तब हम इसके जो आज जो क्वेश्चन हमारे कुछ रह गए हैं कुछ टॉपिक्स के, वो भी, और कल जो हम करेंगे वो भी, वो हम एक साथ फिर कल कर लेंगे। फिर आज के लिए बस इतना ही। अब आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, यहाँ तक पहुँचो तो पसंद आया ही होगा, तो लाइक शेयर तो कर ही देना अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, मित्रों के साथ। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हो
तो भी सब्सक्राइब तो करना ही फिर आपको, और नोटिफिकेशन जरूर दबा देना ताकि आपको क्या है टाइम पे नोटिफिकेशन, जो सब्सक्राइब के बाद में नोटिफिकेशन का बेल आइकन है ना उसको दबा देना होता है ताकि आपको टाइम पे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सोचिए मत, स्टडी पिलर पे जाइए, रजिस्टर्ड कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स के अंदर एनरोल हो जाए। बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर हमने कोर्स स्टार्ट किए हैं। आगामी जितने भी एग्जाम हैं RSMSSB से रिलेट करते हुए उन सब के हमने कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। तो देरी नहीं करनी है। अगर आप सोचो कि नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम की डेट आएगी तब तैयारी करेंगे, तो फिर तो भैया आपका हो लिया सिलेक्शन। क्योंकि डेट आने के बाद में जिनका सिलेक्शन होना होता है वो रिवीजन करते हैं बस। डेट आने से पहले पहले तो वो एग्जाम को पूरा निपटा चुके होते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है। ठीक है, अब मिलते हैं अपन कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।